हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपके बीच में फिर से आई हूँ। हमने जो एक सीरीज शुरू करी थी, बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। और मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, वो पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वो चैप्टर जरूर देख लें ताकि आप प्रॉपर इस सीरीज के साथ कनेक्ट कर पाएं। और दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, दूसरे चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है बहानासाइटिस का इलाज कराएं, यही असफलता की बीमारी है। आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें सफलता की ओर बढ़ना होता है तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को जरूर देख लें, क्योंकि सफलता का सीधा सीधा संबंध जो है वो लोगों के साथ है। और जब भी आप लोगों के साथ विचरना शुरू करते हैं तो आप एक चीज जरूर महसूस करेंगे वहां पे कि आज बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो उसको कहते हैं बहानासाइटिस। अब ये बहानासाइटिस ठीक वैसी जैसे पेंडिसाइटिस, राइट। तो बहानासाइटिस नाम कैसे दिया गया है? बहानासाइटिस का मतलब है बहाने बनाने की बीमारी। बहाने बनाने की बीमारी, यस दोस्तों। आज आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारी दुनिया बहुत बड़े बड़े बहाने लेकर के बैठी है कि वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे, उनको सफलता क्यों नहीं मिली है। आज एक चीज और आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी कि सफल और असफल लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर जिस बात का होता है वो उनके बहाने होते हैं। सफल लोग कभी बहाने नहीं बनाते और वो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाते हैं। और जो असफल लोग होते हैं उनके पास बहाने थोक में मौजूद होते हैं, मतलब बल्क में। दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, और वो उन बहानों की वजह से असफलता की ढलान से नीचे आते चले जाते हैं। यही मेजर डिफरेंस है कि सफल लोग सफल होते चले जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बहुत सारे बहाने लगाते हैं। अब एक चीज सोच के देखिए दोस्तों, जो सफल लोग हैं क्या वो बहाने नहीं बना सकते थे? रूजवेल्ट भी तो बहाना बना सकते थे अपने बेजान पैरों का, कमजोर पैरों का, राइट। ट्रूमैन भी तो बहाना बना सकते थे कि उनके पास एजुकेशन कम है। कैनेडी भी बहाना बना सकते थे कि उनकी उम्र कम है। लेकिन उन सब लोगों ने बहाने नहीं बनाए और वो लोग कामयाब हो गए। और एक चीज और है दोस्तों, जो लोग कामयाब नहीं हो पाते ना, जो लोग असफल होते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो कौन सा बहाना लगाएं कि उनकी इज्जत बच जाए और वो लोगों को बता सके कि वो इस कारण से सफल नहीं हो पाए। तो बहुत से कुछ कॉमन बहाने हैं जो वो ढूंढ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास एजुकेशन कम है, मेरी उम्र कम सा ज्यादा है, मेरी बदकिस्मती की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, मेरी पत्नी बहुत बुरी है जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, या फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश अच्छे से नहीं करी जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो ये बहुत सारे बहानों की लंबी सी लिस्ट होती है उनके पास, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और वो इन बहानों को ना कस के पकड़ लेते हैं, एक बहाना चूज करते हैं और उसको कस के पकड़ लेते हैं और उस बहाने को इतना ज्यादा दोहराते हैं कि उनको भी सच लगने लग जाता है। उनको यकीन हो जाता है कि शायद वो उनकी जिंदगी की एक्चुअल प्रॉब्लम है। जब वो उस चीज को बार बार अपने आप को दोहराते हैं, वो जो दोहराव करते हैं ना, उसकी वजह से उनका जो बहाना है वो सच्चा हो जाता है। तो आइए कुछ बहानों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कॉमनली लोग बहाने लगाते हैं। सबसे पहला बहाना होता है मेरी सेहत, क्या करूं, मेरी सेहत ही ठीक नहीं रहती। ये एक कॉमन बहाना आपको मिलेगा लोगों के बीच में। अब होता क्या है, कोई व्यक्ति जब थोड़ा बहुत भी बीमार होता है ना, वो अपनी बीमारी को इस तरीके से जोर देकर अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करता है लोगों के बीच में कि एक दिन उसको भी यकीन हो जाता है कि वो बीमार है और लोग उससे उक जाते हैं। ऐसे लोगों की लोग फिर रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग उससे डिफरेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी बीच में राइटर 2 स्टोरी शेयर करते हैं हमारे साथ। राइटर बताते हैं कि एक बार वो एक जगह पे भाषण देने के लिए गए हुए थे और जैसे ही वो भाषण देकर के स्टेज से नीचे उतरे तो एक युवक उनके पास आता है। वो कहता है कि सर, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं,
लेकिन ये सारी बातों के साथ मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो राइटर ने पूछा ऐसा क्यों? कह रहा क्योंकि मेरी ना सेहत अच्छी नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने 4 डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन चारों के चारों डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि तुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और आप मुझे बताएं कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो वहां पे राइटर उनको क्या बोलते हैं कि देखिए, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं पहले ही डॉक्टर की राय को अंतिम राय मान लेता, पर क्योंकि अभी आप 4 डॉक्टर्स के पास विजिट कर चुके हैं, अभी आप 5वें डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो मेरी आपको राय है कि जब आप 5वें डॉक्टर के पास जाएं तो उसकी राय को अंतिम राय मान लेना। और दूसरा राइटर उनको एक बुक सजेस्ट करते हैं कि आप एक बुक पढ़े, हाउ टू लिव इन 365 डेज इन अ ईयर, कि आप ये बुक पढ़े, क्योंकि उस बुक में राइटर ने लिखा है, बताया है कि आज हॉस्पिटल्स के अंदर 3/4 लोग सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं करते। उनको सिर्फ लगता है कि वो बीमार है, इसलिए वो हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती हैं। और तीसरी सलाह जो राइटर है उनको देते हैं कि वो जिंदादिली के साथ जीना शुरू करें। और वहां पे वो एग्जाम्पल भी देते हैं अपने एक आर्मी के फ्रेंड की, जो कि बीमार थे, काफी बीमार थे, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को भी लीड करते रहे, अपने काम को भी लीड करते रहे, क्योंकि उनका एक ही बात माननी थी कि मैं तब तक जिंदा दिली से जीऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो राइटर यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड है जिसका हाथ कट गया था, और जब उनका हाथ कट गया तो वो बहुत अच्छे से अपने सारे काम करते रहे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कर लेते हैं एक हाथ के साथ सारे काम, तो उस व्यक्ति ने आंसर करा राइटर को, क्योंकि वो व्यक्ति राइटर के फ्रेंड थे। उन्होंने बोला कि मैं ठीक है, मैं समझता हूं कि एक हाथ से ज्यादा बेहतर होते हैं 2 हाथ, लेकिन अगर एक हाथ की वजह से पूरी बॉडी में दिक्कत आ रही है तो उस हाथ का कट जाना ही बेहतर है। और दूसरी एग्जाम्पल देते हैं वो एक ऐसे अपने फ्रेंड की जो विकलांग था और वो गोल्फ में बहुत ज्यादा बेस्ट था, गोल्फ के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट थी। तो राइटर ने उनसे भी डिस्कस करा कि आप किस तरीके से, कई लोग जो फिजिकली प्रॉपर फिट हैं वो गोल्फ के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप किस तरीके से कर लेते हैं सारी चीजें। तो उन्होंने एक चीज बताई कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा पॉजिटिव नजरिया, इस वजह से मैं ये सारी चीजें कर लेता हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो राइटर ने उस व्यक्ति के साथ डिस्कस करी, और राइटर के पास ज्यादा वक्त भी नहीं था क्योंकि उन्होंने फ्लाइट पकड़ के दूसरी जगह जाना था। तो वो फटाफट से वहां से निकले उस व्यक्ति के साथ, जो 30 साल का लड़का जिसको लगता था कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, वो वहां से निकले। और जैसे ही उन्होंने फ्लाइट पकड़ी दूसरी जगह जाने के लिए, और जब वो एरोप्लेन में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए, तो उन्होंने एक आवाज महसूस करी, टक 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 की आवाज वो महसूस करते हैं। तो वो आसपास देखते हैं कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो जो उनके पास एक यंग लड़का बैठा है वो उनको बोलता है, राइटर को बोलता है कि सर घबराइए मत, ये कोई बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्ब की आवाज नहीं है, ये मेरा दिल धड़क रहा है। तो राइटर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे। वो कहता जी बिल्कुल सही सुना आपने, मुझे एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरा वॉल्व जो है वो 21 दिन पहले चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ये मेरे हार्ट की इतनी ज्यादा आवाज आ रही है। और धीरे धीरे जब इसके ऊपर कवर अप ये होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हार्ट बन जाएगा, तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो राइटर ने उनसे पूछा कि आप अभी अभी ऑपरेट करवा के आए हैं, आपकी जिंदगी में आगे क्या प्लान है। तो उस लड़के ने बताया मैं बहुत कुछ सोच के आया हूँ, मैंने बहुत कुछ सोचा है, मुझे लाइफ में क्या क्या करना है, मुझे वकालत की पढ़ाई करनी है, हो सकता है मुझे सरकारी नौकरी भी मिल जाए। तो अपने पूरे प्लान्स उसने डिस्कस करे। तो राइटर के साथ एक ही दिन में 2 वाक्य ऐसे हुए, एक व्यक्ति जिसको पता भी नहीं है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन वो मानता है कि इसको हार्ट प्रॉब्लम है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसको एक्चुअल में हार्ट प्रॉब्लम थी, वो वॉल्व चेंज करवा के आया था, तो वो जिंदादिली के साथ अपनी लाइफ को जी रहा था। तो यहाँ पर बहाना साइटिस जो है बीमारी का, इसका इलाज करने के लिए भी डॉक्टर ने एक चीज, राइटर ने एक चीज बोली है। वो क्या चीज है? सबसे पहले कि आप अपनी हेल्थ के बारे में बिना मकसद के सोचना छोड़ दें, क्योंकि धीरे धीरे नहीं तो लोग आपके साथ दूरी बनाना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अगर आप
बीमारी को कोसने की बजाय आप जो चीजें आपकी ठीक हैं उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक किसी की लाइनें भी बहुत खूबसूरत हैं कि मैं तो शिकायत करता रहा, दुखी होता रहा कि मेरे जूते फटे हुए हैं, पर जब मैंने बिना पैरों के आदमी को देखा तो मेरी सारी शिकायतें रब से खत्म हो गई। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए। और फिर वो एक चीज बताते हैं कि अपने आप को याद दिलाएं कि आपको जिंदा दिली के साथ जीना है। तीसरा इलाज वो बताते हैं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। मतलब कि आप बीमारी के बारे में सोच सोच के एक ही जगह पड़े रहें, इससे अच्छा है आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करें, जिए। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे बहाने की बात करते हैं। जो दूसरा बहाना कॉमनली लोगों के पास होता है वो क्या होता है कि मेरे पास सफल लोगों की जितनी बुद्धि नहीं है। और दोस्तों, ये एक ऐसा बहाना है जिसके बारे में लोग कभी शोर नहीं मचाते, वो अंदर ही अंदर सोच के दुखी होते रहते हैं। क्योंकि ओपनली कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं बताएगा कि मेरे पास अकल कम है, मेरे पास बुद्धि कम है। तो वो अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं ये चीज सोच करके कि मेरे पास सफल लोगों की जितनी बुद्धि नहीं है। लेकिन इसमें दो गलतियां लोग करते हैं। सबसे पहले वो अपनी अकल को कम आंकते हैं, और दूसरी गलती वो ये करते हैं कि वो दूसरे की अकल को ज्यादा समझते हैं खुद से, और फिर वो धीरे धीरे जेलस भी करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो इसी बीच में राइटर बताते हैं कि एक बार किसी ने एक फेमस डॉक्टर से पूछा कि क्या हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है क्या? तो वहां पे वो डॉक्टर बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं कि देखिए, साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं होती, ना ही उसका आईक्यू बहुत बड़े लेवल का होना चाहिए। साइंटिस्ट बनने के लिए उस बच्चे की या उस व्यक्ति की साइंस में रुचि होनी चाहिए, और उसके पास एक उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस लाइन के लिए, वो कामयाब हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति 100 आईक्यू के साथ बहुत पॉजिटिव नजरिया रखता है तो वो सफल हो जाता है। अगर उसका आईक्यू 120 है लेकिन वो उसका नजरिया पॉजिटिव नहीं है तो वो कामयाब भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक चीज राइटर ने बहुत अच्छी बोली है, बताई है। वो क्या है कि आपकी बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नजरिया, जो कि आपकी बुद्धि को सही दिशा दिखाएगा। आपका नजरिया सही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारी राइटर ने एग्जाम्पल्स दी हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने एक फ्रेंड की बात बताई। राइटर की एक फ्रेंड थे जिनका नाम था चक, और वो 10 साल पहले उनके साथ कॉलेज में हुआ करते थे। और जब वो 10 साल के बाद चक को मिले तो वो बताते हैं कि चक हमारे कॉलेज का बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, जिसने कि ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ किया था। कह रहे जब मैं चक को मिला तो मैंने चक को बोला कि आप बताओ आजकल कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि चक हमेशा से एक बिजनेस करना चाहता था। तो चक ने बहुत ही ज्यादा मायूसी के साथ उनके साथ बात करी। राइटर को बोला कि अगर ये बात आप मुझसे 1 साल पहले भी पूछते तो शायद मैं ओपनली ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूं आपके सामने कि जब मैं कॉलेज के टाइम में था तो मैं किसी भी योजना में, किसी भी प्लानिंग में खामियां निकालने में सबसे ज्यादा माहिर था। मैं बता सकता था कि कोई व्यक्ति इस बिजनेस में क्यों फेल हो सकता है, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में क्यों लॉस कर जाएगा, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में क्यों आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके पास फंड्स अरेंज नहीं हो पाएंगे। वो कहते मैं सारी खामियां जो है वो ढूंढ देता था उस प्लानिंग के अंदर कि काश मैं इससे बेहतर अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को आगे लेकर के आता और कोई एक काम पकड़ता और आज मैं किसी ना किसी जगह पर होता। पर वो चक जो था वो सबसे ज्यादा दुखी पता क्यों था? उसने राइटर को बताया कि मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का लग रहा है कि मेरे जो साथी कॉलेज में बहुत कम पढ़े लिखे थे या फिर कहीं कॉलेज भी नहीं गए कभी, आज उनके बहुत अच्छे खासे बिजनेस हैं और मैं उनके बिजनेस में अकाउंटेंट का रोल निभा रहा हूं। तो यहाँ पर एक चीज समझ आ गई राइटर के दोस्त के माध्यम से हम लोगों को कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है, हमारा जो नजरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल और दी है राइटर ने हमें एक व्यक्ति की
जो कि बहुत कम पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो एक कंपनी में बहुत अच्छे से लीड कर रहे थे। उनको $30,000 की जो सैलरी पैकेज मिल रहा था, जो बाकी के लोग थे उससे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको $10,000 का पैकेज मिलता था। उसका कारण क्या था कि जो उनका वो फ्रेंड था, हिल था, $30,000 जो ले रहा था, वो बहुत अच्छे पॉजिटिव नजरिए के साथ बंदों का इंजीनियर बना हुआ था। वो बंदों से काम करवाता था बहुत परफेक्टली। वो चाहे वो कम पढ़ा लिखा था, चाहे उसका IQ भी इतना ज्यादा नहीं था। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमसे डिस्कस करते हैं, राइटर क्यों करते हैं कि हम लोगों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जो इंटेलिजेंसी होती है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर राइटर करते हैं। एक चीज और राइटर ने यहाँ पर बहुत खूब बताई है कि एक बार वो और उनका फ्रेंड टीवी पे एक क्विज कॉन्टेस्ट देख रहे थे, और बहुत दिनों से एक जो वो क्विज कंटेंट चल रहा था, वहां पे एक व्यक्ति था वो जो हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब दे देता था, फटाक से उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। तो राइटर बड़े इंप्रेस हुए। राइटर ने बोला, अरे वाह, इस बंदे के पास तो बड़ी नॉलेज है। पर जो राइटर का फ्रेंड था उसके साथ बैठा हुआ, उसने बोला कि अगर ये व्यक्ति मेरे पास जॉब के लिए आए, जो क्विज में फटाफट से आंसर कर रहा है, तो मैं इसको $300 से ज्यादा कभी सैलरी नहीं दूंगा। और $300 उसने ना तो एक दिन के बोले, ना एक हफ्ते के, ना एक महीने के, पूरी जिंदगी के $300। उसने बोला कि मैं $300 से 1 सेंट भी ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो ये सारी बातें बता रहा है व्यक्ति, वो तो सारी मुझे किसी $2 की बुक से मिल जाएंगी। 90% से ज्यादा हिस्सा मुझे $2 की बुक से पता चल जाएगा। तो मैं अपने दिमाग को गोदाम क्यों बनाऊं नॉलेज का? ऐसे होते हैं कई बार व्यक्ति दोस्तों। तो उस व्यक्ति ने बोला, राइटर के फ्रेंड ने बोला कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये सिर्फ रटी हुई हैं, इसने याद करी हुई हैं, ये सोच नहीं सकता। और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है मेरे आसपास जिनके पास सोचने की शक्ति है, समस्या को सुलझाने की शक्ति है। तो कहा भी जाता है दोस्तों कि ऐसी नॉलेज का आप क्या करेंगे? ऐसा ज्ञान जो आपके दिमाग के गोडाउन में पड़ा पड़ा सड़ जाए, उसका आप क्या करेंगे? उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। यहाँ फिर राइटर ने इलाज भी बताया। सबसे पहला इलाज उन्होंने बताया कि कभी भी अपनी बुद्धि को किसी से कम मत आंकिए। इस बात को कभी मत पकड़ के बैठिए कि आप कम इंटेलिजेंट हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो। और तीसरा यहाँ पर वो बताते हैं कि एक व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए कि उसकी सोचने की जो योग्यता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचने की योग्यता जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पर राइटर ने समझाया है। तो तीसरा जो बहाना लोग बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं वो है, मेरी उम्र बहुत कम है अभी इस काम के लिए, या मैं बहुत ज्यादा उम्र का हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये काम मैं कर नहीं सकता। तो ये उम्र का जो बहाना साइटिस है, इसका इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जिंदगी में कभी भी कोई शुरुआत करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए या 48 साल होनी चाहिए। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि वो किसी टाइम पे एक भाषण देने गए हुए थे, तो वहां पे उनको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था सामिल। तो सामिल अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसने राइटर के साथ आके बैठ के बात करी कि मैं ये काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन अफसोस कि मुझे ये काम शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी अभी उम्र बहुत हो गई है, मेरी 40 साल की उम्र हो गई है। तो राइटर ने उसको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी भी किसी उम्र का कम ज्यादा होना जरूरी नहीं होता। आप जो किसी भी उम्र में ये काम शुरू कर सकते हो। पर उस व्यक्ति पर इस बात का कोई खास असर नहीं पड़ा। तो फिर राइटर ने वहां पर जो है दूसरी एग्जाम्पल उस व्यक्ति को दी। उन्होंने पूछा, अच्छा सामिल, मुझे आप ये बताओ कि कोई भी काम शुरू करने के लिए एक रचनात्मक एज, मतलब कि स्टार्टिंग के लिए एक एज क्या होती है? तो उसने बोला 20 साल। तो उसने बोला कि जब भी कोई काम खत्म होना होता है, खत्म करने की एक रचनात्मक एज क्या होती है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है रचनात्मक एज की? उसने बोला कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट एंड फाइन है, वो स्वस्थ है, तो 70 साल।
तो फिर सामिल से राइटर पूछते हैं कि सामिल आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने बोला मैं 40 साल का हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है सामिल कि अभी भी आपके पास 30 साल बचे हुए हैं क्रिएटिविटी के, आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो सामिल को ये चीज समझ में आई, इसको क्लिक कर गई, वो इम्प्रेस हो गया और उसका इस बहाना साइटिस जो था लाइक कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उसका इलाज हो गया, उसको दवाई मिल गई टाइम पे, वैक्सीनेशन लग गई उसकी और वो आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। फिर राइटर यहाँ पर बताते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने बहुत साल पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी और 24 साल उन्होंने ब्रोकर का काम किया। ब्रोकर का काम करने के बाद उनको ये लगा कि मुझे एक कॉलेज का प्रोफेसर बनना है। तो उनके बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि आपकी तो उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन उस व्यक्ति ने लोगों की बातों की परवाह नहीं करी। उस व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई शुरू करी। 51 साल की एज में उन्होंने, 51 ईयर की एज में उन्होंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 54 साल की उम्र में जब वो 54 ईयर ओल्ड थे तब उन्होंने डिग्री कंप्लीट करी और आज वो एक कॉलेज के अंदर, आर्ट्स कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के चेयरमैन हैं। इकोनॉमिक्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसके मेन मतलब चेयरमैन है वो। आप सोच के देखिए यहाँ पर उम्र की बात, मतलब ये ज्यादा उम्र की एग्जाम्पल हो गई। एक एग्जाम्पल देते हैं वो जेरी की। जेरी को एक बार उसकी कंपनी में प्रमोशन मिला। जब उसको प्रमोशन मिला वहां पे तो उसको सुपरवाइजर बना दिया गया और उसके जो अंडर 8 सेल्समैन थे वो उससे बहुत ज्यादा उम्र के थे, बहुत ज्यादा उम्र के थे। तो जेरी ने एक चीज बोली कि मैं क्या ये कर सकता हूँ, राइटर को ये चीज पूछी क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ, क्योंकि ये 8 के 8 लोग मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। तो राइटर ने बोला कि सबसे पहली बात तो अगर आपकी कंपनी ने आपको चूज करा है तो आपकी कंपनी को आप पे भरोसा है कि आप ये काम बेहतर कर सकते हैं। तो फिर वो इनको बोलते हैं कि देखिए इस उम्र के बहानासाइटिस का इलाज आप करिए। सबसे पहले तो कोई भी काम शुरू करने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती। आप ये सोचिए कि रचनात्मक उम्र आपकी क्या है, आप कितना क्रिएटिविटी के साथ काम करके दे सकते हैं, या फिर हिसाब लगाएं कि आपके पास रचनात्मक उम्र कितनी बची है और फ्यूचर में वही काम करें जिसमें आपको वाकई में काम करने में मजा आता हो, जो आपका पसंदीदा काम हो, और अपनी वर्तमान उम्र के बारे में मत सोचें। और उन्होंने जेरी को ये चीज बोली भी कि एक बच्चा एक खेत में जब काम करता है वो तभी आदमी माना जाता है, वो तभी आदमी के जितना वेतन लेता है जब वो आदमी के बराबर काम करके दिखाता है। तो डिपेंड क्या करता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी उम्र क्या है। तो चौथा बहाना जो कि आप 99% लोगों के बीच में सुनते हैं वो क्या है, क्या करूं मेरी तो किस्मत ही खराब है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा आपके आसपास जब आपने किसी व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए किस्मत को दोष देते हुए नहीं सुना होगा, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता को सफल हो जाने को उन्होंने उसकी किस्मत की दुहाई ना दी हो कि ये इसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए कामयाब हो गया। ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि बदकिस्मती को पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं इसलिए नहीं ये चीज कर पाया, मेरी किस्मत खराब है, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मेरी किस्मत खराब है, मैं कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, मेरी किस्मत खराब है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल पाया। तो ये बदकिस्मती की जो दुहाइयां हैं, ये सारे लोग अक्सर आपको 99% लोग आपको ये दुहाइयां देते हुए मिलेंगे। तो राइटर यहाँ पर एक डिस्कस करते हैं कि एक बार वो 3 लोग जो एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे उनके साथ डिनर कर रहा था। तो जब वो राइटर डिनर कर रहे थे तो वो तीनों जो दोस्त आपस में राइटर के साथ डिनर कर रहे थे, उनके एक फ्रेंड जॉर्ज को प्रमोशन मिला था और उस डिनर टाइम पे वो जॉर्ज की डिस्कशंस चल रही थी। क्या चल रही थी कि जॉर्ज बहुत लकी है, वो इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया, जॉर्ज की वाइफ के सोर्सेज बहुत अच्छे हैं इसलिए उसको मतलब जो है प्रमोशन मिल गया, मतलब कि सिफारिश के तौर पे, या फिर जो जॉर्ज है वो बटरिंग बहुत करता है अपने बॉस की इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया, हम तो बटरिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं उन्होंने बातें करी, सच के अलावा सब कुछ डिस्कस किया, जबकि सच ये था कि जॉर्ज बहुत मेहनती बंदा था, जॉर्ज बहुत मेहनत करता था। फिर राइटर ने बोला कि मैं क्या करूं, इन लोगों को कैसे बताऊं कि जब किसी को प्रमोशन दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों की पर्ची डाल ली
और उसको पर्चियों को हिलाया और जो एक पर्ची निकाली, जिसकी पर्ची निकली उसको प्रमोशन मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रमोशन मिलता है किसी भी व्यक्ति की मेहनत के हिसाब से। पूरी पूरी रात, कई बार आपने भी देखा होगा कुछ ऑफिसेस के अंदर जब प्रमोशन मिलती है, दूसरे व्यक्ति जेलसी भरी एक उनको बधाइयां देते हैं। उनको लगता है वाह, एक बार फिर से इसकी किस्मत ने इसका साथ दे दिया। ऐसा नहीं है, वो किस्मत नहीं होती, वो उसकी योजना होती है, वो प्लानिंग्स होती हैं, वो पूरी की पूरी मेहनत होती है जिसके तहत वो इस अचीवमेंट को हासिल कर लेता है। तो यहाँ पर भी राइटर ने इसका भी इलाज बताया है। सबसे पहले कि कारण और परिणाम को खोजें, स्वीकार करें। अगर कोई बंदा खुशकिस्मत है तो उन्होंने बोला कि ये जरूर देखें कि उस व्यक्ति ने क्या क्या मेहनत करी है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। अगर उनको लगता है कि वो बदकिस्मत है तो वो ये देखें कि उनके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। और राइटर ने एक बहुत बेहतरीन सलाह दी है, ये पर्सनली मेरी भी सलाह है, कि कभी भी अपनी एनर्जी को ऐसे सपने देखने में ना लगाएं जहां पर बिना मेहनत करे आपको फल मिलता दिखे, जहां पर आपको लगे कि आपको बड़ी सफलता मिल सकती है बिना मेहनत के। तो दोस्तों, ये आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करा, बड़ी सोच का बड़ा जादू का दूसरा चैप्टर, ये कॉमनली 90% से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, ज्यादा लोगों को ये बीमारी है। और मैं उम्मीद करती हूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो इंटेलिजेंट है लेकिन उसका नजरिया पॉजिटिव नहीं है, वो अपने आप को खुशकिस्मत नहीं मानता है, उसको लगता है कि उम्र उसकी ज्यादा या कम हो गई है, या उसको कोई भी कारण से लगता है वो सफल नहीं हो पाया, तो उसको ये वाला चैप्टर हमारा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि राइटर ने बहुत मेहनत से ये स्टफ इकट्ठा करा है। और डेफिनेटली मैंने भी बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, आपके पास ये चैप्टर लाने के लिए। तो आप ये बहुत सारे लोगों तक शेयर करेंगे। और जिन्होंने भी अभी बड़ी सोच का बड़ा जादू की सीरीज को शुरू से फॉलो नहीं किया, जिसमें कि इंट्रोडक्शन चैप्टर था और फर्स्ट चैप्टर भी हम लोगों ने डिस्कस करा और आज दूसरा चैप्टर है, तो आप उसको यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देखें। और एक काम आप जरूर करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं काम अच्छा करती रहूं और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बेहतर तरीके से आपके साथ निभा पा रही हूँ, ये सीरीज को ईमानदारी से कर रही हूँ, तो आप भी ईमानदारी से काम करना। जब ये वीडियो सुन लो तो अपने कुछ दोस्तों तक इसको पहुंचा देना। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और अपने उन दोस्तों को भी बोलना कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मेरी मेहनत ये तभी सफल हो पाएगी आप तक अच्छी चीजें लाने में जब आप भी कोऑपरेट करेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये चैप्टर को शेयर करके। और बहुत जल्द मिलूंगी अपने अगले चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों।